Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बीपीएससी की क्लास करवा रहा हूँ, यानी उसी के पैटर्न पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये क्लास लाइव है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें और सभी लोग इस सेशन का लाभ भी ले सकें, है ना। तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, एक बार ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। चलिए, सब कुछ क्लियर है। हाँ, चलिए सभी बच्चों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि हाँ, अब आप लोग पहुंचाएंगे तभी बच्चों तक ये खबर पहुंचेगी कि सेशन शुरू होने वाला है। हमारे बीच काफ़ी लोग लाइव हैं। माधवी शर्मा, केशव, सरमन, प्रियंका, तायरा, आकांक्षी, खुशी, संजू और ऋचा, कंचन और चलिए विनीता, चंद्रपाल, सुमन और पलक, स्वामी विवेकानंद, अच्छा, सुनील, प्रमोद, राहुल, रत्नेश, स्नेहा कुमारी। चलिए आप स्वामी, ये 2 दिन मैं एक काम करता हूँ, एक लिंक आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। लिंक से आप टेलीग्राम का पब्लिक चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलती है, ठीक है। क्लास अगर किसी दिन नहीं हुई, उसका कोई ना कोई रीज़न रहता है, और वो रीज़न या जो भी कुछ भी है, आप इस लिंक से वो क्लास को, वो टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास की लिंक मिलती है, ठीक है। कभी कभी अर्जेंट काम भी आ जाता है, कभी तबीयत सही नहीं होती या कोई भी रीज़न होता है, या क्लास की लिंक है, वो सब कुछ यहीं पर मिलती है। कृपया करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आप भी परेशान नहीं होगे बिल्कुल भी कि क्लास होगी या नहीं होगी, ठीक है। और अभी इसीलिए बच्चे कम हैं। चलिए, तो फटाफट, हाँ, खुशबू, चलिए ले लिया आपका भी नाम, ठीक है। और बाकी जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रामर की सबसे बेस्ट क्लासेस चाहते हैं, तो वो हमारा समर्थ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी क्लासेस आपकी हो गई है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, और जो क्लासेस लाइव होनी है, बाद में होनी है, वो क्लासेस आपको लाइव मिल जाएगी, या आप उसको भी बाद में रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से एडवांस आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको पहले सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं, और इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। और ये नंबर है 9889292697। इस नंबर पे ही आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं क्लास के बाद में, और फिर मैं आपको सारी प्रोसेसिंग बता दूंगा, ठीक है। और इसमें सभी तरह के ऑफर्स हैं, आप ग्रामर ले सकते हैं, आप वोकैब ले सकते हैं। आप दोनों लेंगे तो आपको कम पड़ेगा, और ये 31 दिसंबर तक वैलिड भी रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बच्चे बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो देर मत कीजिएगा, इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, जब तक ये क्लास टीजीटी के लिए नहीं है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके काम आएंगे, डेफिनेटली टीजीटी में भी काम आएंगे, पीजीटी में भी काम आएंगे। बट अभी चूंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम सामने हैं, तो उन बच्चों का भी भला हो जाए, उसी को ध्यान में रख करके मैंने आज ये मैराथन क्लास रेडी की है, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ में हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखते हुए चलना है, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होने से ना रह जाए, ठीक है। चलिए, तो हाँ हाँ, रियल वाले सर ही हैं, मैं लाइव हूँ। जब लाइव बेटा, अब आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना सीख जाइए। अगर मैं लाइव हूँ तो आपकी स्क्रीन पर लाइव लिख करके आएगा, और अगर मैं बिजी होता हूँ तो मैं क्लास अगर प्रीमियर करता हूँ तो नीचे प्रीमियर लिख करके आएगा। अब तो आप लोग ग्रो हो जाइए, बड़े हो जाइए, यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि क्लास आपकी लाइव है कि प्रीमियर। और आपको एक बात ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच कर के अरे क्लास प्रीमियर है, छोड़ दो, नहीं पढ़ना, बेटा ये भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये सोचिए कि ना पढ़ने से तो कुछ पढ़ना अच्छा है। मैं आपको कोई भी क्लास देता हूँ बहुत सोच समझ के देता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में भी यदि आप क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो प्रीमियर ही क्यों ना हो, यकीनन आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे।
अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइव है कि क्या है, उसको सिर्फ़ पढ़ने से मतलब होता है। आपको पता है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं, वो रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं ताकि आराम से बच्चा देखता रहेगा, वो आराम से दूसरा काम कर सकते हैं, है ना? और उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं लाइव वालों से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए, ठीक है ना? कम से कम इसी बहाने आपको क्लास मिलती है। सर मैं थोड़ा जोक कर रही थी कंचन नहीं वो तो आपकी बात सही है, आप तो जोक कर रही कोई बात नहीं, लेकिन जैसे बच्चे अभी कम हैं, क्यों कम है? जबकि मैंने लिंक शेयर की थी और बहुत लगभग 150 प्लस बच्चों ने वो देख भी लिया है। इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि सर पता नहीं क्लास वही दे रहे हैं कि दूसरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जो पढ़ता है वो सिर्फ पढ़ता है और कुछ नहीं करता। चलिए फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन और बढ़िया एकदम प्रसन्न मन से एकदम बढ़िया बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक मैनी स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हैव नॉट डन देयर होमवर्क, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैनी के बाद में यदि आर्टिकल लग जाए, जैसे ए लग सकता है एन भी लग सकता है, तो उसके बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, वो आपको पता है कि सिंगुलर नाउन होगा। और जब नाउन सिंगुलर है भैया तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी आएगी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा आएगा, वो भी आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये बताइए सुनील कुमार जी, एस्टेट क्या आसमान से गिरेगा क्या, कि ग्रामर कुछ दूसरी आएगी उसमें? वही आप लोग फिजूल के सवाल करते हैं। पढ़ा कीजिए, पढ़ाया करें तो चुपचाप पढ़ा कीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। एज स्टेट में कोई दूसरे सवाल नहीं बन जाएंगे या ग्रामर दूसरी तरीके की नहीं आ जाएगी, यही सब ग्रामर के सवाल रहते हैं। ग्रामर सब में सेम रहता है, कितने बार मैं ये बात बोल चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट एक है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज़ होना चाहिए। और यहाँ पर देयर नहीं होगा, यहाँ पर हिज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डबल मिस्टेक है, और जब डबल मिस्टेक होंगी तो आपको डी लगाना है। अगर दो ऑप्शंस में मिस्टेक है तो आपको डी लगाना है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई डू नॉट केयर इफ यू गो और स्टे मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए मनीषा कुमारी कहे सर जी मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, तो बेटा आर्टिकल काहे के लिए आया हुआ है, देखने के लिए थोड़ी आया हुआ है, ये आर्टिकल लगा है ना। अगर मैनी के बाद में आर्टिकल नहीं है तो मैनी स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। मैंने इसीलिए मैंने आर्टिकल को मेंशन किया, देखिए बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तभी काम आएगा। और अगर मैनी के बाद में एक आर्टिकल आ जाता है ए या एन, तो फिर आपका नाउन जो होगा वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। चलिए हार्ड एडिट कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बुक के क्यों नहीं होते, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। बढ़िया से रिवीजन करिए, पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए, फिर आपको सारी चीज़ अभी वही सवाल मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद ही कहेंगे अरे हाँ ये तो पढ़ाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझने की। अब देखिए आगे कि आई डू नॉट केयर इफ़ यू गो और स्टे, आगे अगर और आ रहा है तो फिर इफ़ नहीं आएगा, बल्कि आपको पता है कि वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या होगा यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए बेटा आप विनोद कह रहे हैं कि आज से गुस्से में लग रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिजूल की बातें करना चाहते हैं। फिर उसमें अगर अपना टीचर कोई बात बोलेगा भी तो गुस्सा नहीं, पता नहीं क्या आप लोग फिनोमिना बना करके बैठे हुए हैं। कहाँ से लग रहा है गुस्सा है बताइए, क्या मैंने गुस्सा किया बताइए किसी पर भी। पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, गुस्सा देखना है तो बाद में फुर्सत में देखिएगा, जब आपको लगे कि एकदम मैं खाली हूँ एकदम मस्त, आपका मूड सही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर और लगा हुआ है तो यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा, वेदर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सॉरी इसमें आपका केवल बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए। और देखिए सेशन होने वाला है लंबा, सो एकदम रेडी रहिएगा, है ना, एकदम बढ़िया से रेडी रहिएगा मस्त तरीके से, है ना, खा पी करके बैठिएगा जूस वूस की बोतल लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा बताइए। डू यू नीड टू वर्क हार्ड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए रेखा चलिए बताइए इसमें क्या होगा, है ना।
डू यू नीड टू वर्क हार्ड, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए। पता है इसमें क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर यदि आप पूरे सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिस्टेक कुछ बच्चे बी में कह रहे हैं और एक एकांक्षी है जिन्होंने ई बताया है। अब इतने सारे आंसर में केवल एक ही लड़की है जिसने ई ऑप्शन यानी नन ऑफ द अबव बोलने की हिम्मत की है। ठीक है, तो अब लगा लीजिए दिमाग कि अगर वो कह रहे, सोचिए कितनी तैयारी की होगी उन्होंने, कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, और आप लोग समझते कि लिखा हुआ है डू यू नीड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर नीड क्या है बताइए? अच्छा, सब नीड जो है वो आपका मेन वर्ब है कि नहीं? क्योंकि डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यदि नीड आया हुआ है तो मेन वर्ब का काम करेगा, और जब वो मेन वर्ब का काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको यही तो सिखाया गया है कि जब नीड, ठीक है, जब आपका नीड या डेयर जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो हम इसके साथ में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यही बात तो सिखाई गई है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यही बात तो आपको सिखाया और समझाया गया। तो फिर मिस्टेक कहाँ है? कहीं नहीं है। जो मिस्टेक नहीं है तो इसमें आपको नन ऑफ द अबव लगाना चाहिए। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? पॉइंट एकदम समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा था ना? अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं। अब बात यह है कि रूल पढ़े हुए हैं, आपने कई बार पढ़े हैं, कई बार आपको एक्सप्लेन किया गया है, स्टिल मिस्टेक होती है अगर, उसकी वजह सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस में फोकस कर रहे हैं और हम डिटेल्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, डिटेल्स को हम एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, और यही चीज़ आपको परेशानी में डाल देगी ना। तो वो चीज़ ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। So quickly she finished her work that we were surprised. No more than one of the above, none of the above. इसमें क्या होगा बताइए? चलिए बताइए, इसमें क्या होगा? ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सो प्लस एडवर्ब, नियम कहता है कि अगर सो प्लस एडवर्ब दिया हुआ है तो हम इन्वर्जन लेते हैं। इसके लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सो क्विकली शी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर इन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर डिड लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, तो डिड लगा दिया, शी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। यहाँ पर तो कोई गलती है नहीं, यहाँ पर मिस्टेक थी। इसके बाद में दैट वी वर सरप्राइज, वी के साथ पे वर आता है, सो कोई मिस्टेक नहीं है। जो मिस्टेक थी केवल ए वाले ऑप्शन में थी, ये बात याद रखिए। ये पास्ट टेंस में है, सो आपको यहाँ पर भी पास्ट टेंस बना देना है, डिड लगा देना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता फिनिश्ड लिखा होता, क्या लिखा होता? फिनिश्ड लिखा होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब में डिड का इस्तेमाल भी कर सकते थे या फिर हम हैड का इस्तेमाल भी कर सकते थे, दोनों सही हो जाता, इसमें कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं आती। तो जो मिस्टेक है वो केवल ए ऑप्शन में है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, बस डज होगा लगा के। बेटा सुना तो करो, मैं कह रहा हूँ ना कि पास्ट टेंस में है, जब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस बनाइए ना, क्या दिक्कत है उसमें? है ना, एक्सप्लेनेशन को सुनना है, ठीक है, ध्यान से, तो सीखना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? वो बात सही है कि इन्वर्जन जब प्रेजेंट टेंस का होता है तो किस में इन्वर्जन होगा, ये बात सही है, मैंने सही सिखाया है कि अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो आपको डू डज लगाना है। बट पूरे जब इसमें एक और क्लॉज आपका ऐड है तो उस क्लॉज को भी तो आपको दिमाग में रखना है ना, उसको ध्यान में रख करके भी तो आंसर करना है ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखा कीजिए। The headmaster with all his senior teachers have come to attend the meeting. More than one of the above, none of the above. इसमें क्या होगा बताइए? चलिए, गुड आफ्टरनून सरता सिंह, क्या हाल चाल है? चलिए बताइए। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, अब मैंने आपको पढ़ाया कि यदि आपका कंजंक्शन क्या हो, विथ हो, ठीक है, विथ दिया हो या टुगेदर विथ दिया हो, ठीक है, टुगेदर विथ दिया हो या आपका अलोंग विथ दिया हो,
ठीक है, ये बताया गया है। या आपका क्या दिया हो, एज वेल एज दिया हो, या आपका अनलाइक दिया हो, बहुत सारे लाइक दिया हो, ठीक है, एंड नॉट दिया हो, कितने सारे बता दिए। तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। सो आपको यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर करना। इज दैट क्लियर? चलिए, बढ़िया है। इज दैट क्लियर? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, बताइए क्या हुआ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, द ट्रेन विल नॉट स्टार्टेड अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 6 का सी आंसर दिया है किसी ने, कोई डी आंसर भी दे रहा है, विनीता जी डी दे रही हैं, शाबाश, वेरी गुड। सोनम, राधे राधे। चलिए, 6 का बी, 6 का सी, 6 का डी। अब सवाल तो एक ही है, बट आंसर सबके अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। लिखा हुआ है द ट्रेन विल नॉट स्टार्टेड, लिखा हुआ है। तो पहले तो मुझे आपने एक आंसर ये बताइए, क्या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि थर्ड फॉर्म आती है? नहीं विकेश जी, यहाँ से वॉल्यूम एकदम ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से वॉल्यूम ठीक है, मैंने चेक किया था। देखिए, विल के साथ में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्टार्टेड नहीं हो सकता, तो इसलिए स्टार्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अनटिल लगा हुआ है, तो आपको पता है कि अनटिल वाले क्लॉज में हम क्या करते हैं कि विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी आपको पता है। और ये कंडीशनल सेंटेंस बनाएगा, तो जब आपका रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर में है, वो भी सिंपल फ्यूचर में है, तो यकीनन जो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो द गार्ड जब आपका सिंगुलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लोज लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे मिस्टेक हो गई दो, भैया यहाँ पर स्टार्ट लगाएंगे और यहाँ पर हमको ब्लोज करना पड़ेगा। इस तरह से डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो जिस तरह का टेंस होता है उसके हिसाब से हम रिजल्ट क्लॉज में भी क्या करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट इज क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इज शिवम इज मोर पॉपुलर टू एनी स्टूडेंट इन द क्लास मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है, बात ही समझाइए। चलिए, आदर्श कुमार, राधे राधे। हाँ, बढ़िया है सर, था गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा बताइए। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जितने लोग भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा आपके लिए ना एक ये बात जान लीजिए, एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात भी है। प्रॉब्लम ये वाली बात है कि उसमें मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी रखा जाता है। तो जब भी ये ऑप्शन हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि किसी और ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है। तो आपको सारे ऑप्शंस पर इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस को इक्वली आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं, लिखा है शिवम इज मोर पॉपुलर, तो मोर लगा हुआ है तो टू नहीं आएगा, आपको पता है कि देन आएगा। पहली बात तो ये है, देन आएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एनी स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि आपको भी पता है कि एनी अदर स्टूडेंट होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप की बात हो रही है ना, शिवम भी स्टूडेंट है ना, इज मोर, जब क्लास की इन द क्लास, तो यहाँ पर शिवम इज मोर पॉपुलर टू एनी अदर स्टूडेंट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सेम ग्रुप के लिए हम अदर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हो गई दो मिस्टेक। अब जब दो मिस्टेक हो गई तो आपको पता है कि हमें डी वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, है ना। आपको पता है कि मोर के साथ में जो प्रेपोजिशन आता है वो देन आता है, ठीक है। चलिए, चलिए सर, तो बढ़िया है। एरर आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, हाँ बढ़िया, मेहनत की है आप लोगों ने बेटा इसमें, है
ना, बहुत मेहनत की है तो मेहनत करते हैं, तो इसलिए तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस ब्लंडर मिस्टेक मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल आराध्या, है ना। तो जब डी ऑप्शन है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो मिस्टेक है वो अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग मिस्टेक बच्चे बता रहे हैं, बट जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सही आंसर भी कर पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लिखा है कि ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि चाहे ईदर और हो और चाहे आपका नीदर नॉर हो, है ना। इसके बाद वाले सब्जेक्ट जिसको हम नियरेस्ट सब्जेक्ट कहेंगे, इसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हिज फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब इज नहीं आएगी बेटा, आर आएगी। पहली मिस्टेक तो ये हो गई। तो आपका मान लिया हमने बी वाला तो मिस्टेक, और टू बी ब्लेम्ड पैसिव में भी है, सो ये भी ठीक है क्योंकि किसी को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, सो टू बी ब्लेम्ड हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ब्लंडर के साथ में हम मिस्टेक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक। क्या होता है? अ बिग मिस्टेक होता है। तो ब्लंडर में ऑलरेडी बिग भी इंक्लूडेड है, मिस्टेक भी इंक्लूडेड है। सो आपको ब्लंडर के साथ में मिस्टेक नहीं लगाना है। सो यहाँ से ये भी गलत होगा, और इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, जितने डी वाले हैं ना वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि यस, है ना, आपने सही ऑप्शन चूज किया। और जिन्होंने गलत ऑप्शन दिया है वो अपने गाल थपथपा सकते हैं कि अगली बार से नहीं करेंगे ऐसी गलती। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए। मौसम सिंह सर 80 नंबर का डेली प्रैक्टिस करवाएं। आप मुझे प्रैक्टिस सेट बना बना के दे दें, या कोई भी मुझे दे दे, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं बना नहीं सकता इतना लंबा लंबा प्रैक्टिस, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत समय लगता है। चलिए, इसमें क्या होगा, इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विल की जगह पर आपको पता है कि ही हैड वॉकड। अगर आपका कंडीशन वाला सेंटेंस क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो जो रिजल्ट वाला होगा वो किस में होगा, आपको पता है कि वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वुड हैव प्लस गेट, लिखना पड़ेगा वुड हैव प्लस गॉट, गॉट लिखना पड़ेगा। तो इसमें सी ऑप्शन में मिस्टेक आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें मिस्टेक आ रही है सी वाले ऑप्शन में, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गए। तो जितने भी सवाल मैंने अभी तक आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सिर्फ सवाल ही सॉल्व नहीं किए होंगे, बल्कि जितने कॉन्सेप्ट इसमें निकल करके आए वो भी आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ में सेशन को और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आया है कि इन द ब्लूज। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाँ नहीं, तो क्या हुआ, बस एग्जाम तो बेटा बनाने में 80 सवाल बनाने में, ये 40 बनाने में सुबह से 3 घंटे लग गए हैं। अब 80 बनाने में 6 घंटे नहीं दे सकते ना, और भी तो काम रहता है, मतलब कहने का ये है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तब भी आपको उतना ही हेल्प करेगा जितना कि ज़रूरी है। राम कह रहे सर इनफ फास्ट भी तो होगा, आप उल्टा बोल रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये सिखाया गया है कि जब एनफ लगता है तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, जो कि फास्ट एनफ ठीक है। अगर फास्टर एनफ लिखा होता तो एनफ के साथ में हम फास्टर नहीं लगाते, केवल फास्ट लगाते, तो बिल्कुल सही है। सो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए शिवम गुज्जरी, थैंक यू सो मच बेटा। इसमें क्या होगा बताइए, इन द ब्लूज, इसमें क्या होगा, देखिए इन द ब्लूज में क्या होगा, है ना, इसका मतलब होता है डिप्रेस्ड होता है बेटा। क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या इंजर्ड भी लग रहा है क्या, नहीं, इन द ब्लूज का मतलब होता है डिप्रेस्ड। ठीक है, इंजर्ड नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, डिप्रेस्ड, जो टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, फीलिंग सैड, बहुत सैड दुखी हो, वहां पर यूज करेंगे
हम इन द ब्लूज, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए विकेश कुमार जी, बेटा यहाँ से तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि होती तो सब बच्चों को होती। कभी कभी हमको ऐसे भी सोच लेना चाहिए कि अगर सारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आपके हेडफोन में हो सकती है, प्रॉब्लम आपके मोबाइल के वॉल्यूम में हो सकती है, तो ज़रा उसको भी चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम आपके सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 इज फीदरिंग हिज ऑन नेस्ट, इसका क्या होगा बता दीजिए, है ना। बाकी लोग भी बता दें कि वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है क्या, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। देखिए फीदरिंग हिज ऑन नेस्ट, है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि मेकिंग मनी अनफेयरली, इसका क्या होगा, मेकिंग मनी अनफेयरली होगा, याद रखिएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फीदरिंग हिज ऑन नेस्ट, इसमें याद आ गई, तो इसमें क्या होगा, सी, मेकिंग मनी अनफेयरली। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने ईडीएम्स यानी सेशंस में भी मैंने पढ़ाया था, और अच्छे तरीके से सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, टू पिक होल्स, ठीक है, वॉइस इज ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मोबाइल में प्रॉब्लम है, या पुराना ईयरफोन हो जाता है कभी कभी, इसलिए भी प्रॉब्लम करता है। टू पिक होल्स, इसका क्या होगा बताइए। चलिए बताइए ज़रा इसमें क्या होगा। देखिए टू पिक होल्स का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। टू पिक होल्स यानी कि आप मान लीजिए आपने कोई ड्रेस पहनी, बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी, बहुत अच्छी लग रही है, बट उसमें एक छोटा सा छेद मान लीजिए बाई चांस हो गया होगा, आपको पता भी नहीं चला, तो लोग क्या करेंगे कि आपकी ड्रेस पे ध्यान नहीं देंगे, वो आपके छोटे से होल पर ध्यान देंगे। पिक होल्स मतलब जो आपकी ड्रेस में एक छोटा सा होल है उस पर नजर जाएगी, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे अरे फटी ड्रेस पहने हुए, है ना, अरे अरे ये फटी ड्रेस पहने हुए। तो इस तरह से सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला आता है 13। 13 में है कि आई यू सिंस एन आवर, इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है वो बताइए। चलिए ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, योर वॉइस एकदम ठीक है ना। और जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं हमारे, वो टेलीग्राम में यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, इस टेलीग्राम में जुड़ आएंगे जहाँ पर हमारी सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है क्लास होगी कि नहीं होगी, या जो भी रीज़न रहता है। चलिए इसमें क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, तो आपको पता है कि सिंस और फॉर किस में लगा होता है, या तो आपको परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेगा, और या फिर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आई एम टीचिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ना तो परफेक्ट है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लिखा हुआ है हैव टीचिंग, तो आपको पता है कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी रॉन्ग है। ये आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला सही हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सिंस की मिस्टेक है, यहाँ पर फॉल लगा दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलिए सिंस फॉर कुछ भी होता, मान लीजिए चलिए फॉर टाइपिंग मिस्टेक है, फॉर कर दिया, ठीक है, तब भी आपके ऑप्शंस में तो सी वाला ही सही होगा। सो यहाँ पर क्या है, सी वाला आपका सही आंसर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी। फिलहाल आपको यहाँ फिल करना था, तो आपने सी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, प्लीज गेट मी दैट बुक, तो यहाँ पर दैट का क्या होगा बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए इसमें आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो बुक क्या है बेटा, बुक आपका नाउन है, तो जब आपका बुक नाउन होगा, ठीक है, जब आपका बुक नाउन होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक, है ना, संकेतवाचक। ये संकेत कर रहा है कि मुझे वो वाली किताब चाहिए, प्लीज गेट मी दैट बुक, कि मुझे वो किताब दो भैया।
तो ये दैट यहाँ पर प्रेपोजिशन कैसे हो सकता है? प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 इज ही वेक्स अप अर्ली। ही वेक्स अप अर्ली, इसका क्या होगा बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर अर्ली जानते हैं क्या, अर्ली आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये आया भी किसके लिए, वेकअप के लिए आया हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक क्या वर्ब है। सो अर्ली, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज ही बिगेन लेट। ही बिगेन लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट। मेक इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाइए। चलिए, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए बढ़िया सा, कॉम्प्लेन मत बना दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स बनाना है। चलिए, इसमें क्या होगा बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है ही फिनिश्ड फर्स्ट येट ही बिगेन लेट। तो आपको पता है कि यहाँ पर यट क्या है, ठीक है, यहाँ पर यट क्या है, यट आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यट कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगिंस, यहाँ पर देखिए वर्ब में चेंजेस कर दिया है, सो ये भी मिस्टेक है। भाई जब वर्ब आपकी सेकेंड फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में क्यों लिखना, ये भी एक तरह की मिस्टेक है। तो जो आंसर सही होगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगिन लेट, यानी कि उसने पहले ख़त्म किया यद्यपि उसने देर में शुरू किया था। तो उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में कंजंक्शन के साथ साथ वर्ब पर भी विशेष ध्यान दिया कीजिए कि कहीं उन्होंने वर्ब में तो कोई मिस्टेक नहीं कर रखी है। हमें आता सब कुछ, देखिए आप लोग सब कुछ सीखे हैं, आपको सब कुछ आता है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो वो है क्वेश्चंस को टैकल करना, उसकी वजह रीज़न, क्योंकि आंसर देने के बाद आपको लगता तो हो गई अरे हाँ ये मिस्टेक है इसमें, लगता है कि नहीं लगता। तो अगर लगता है इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, बस सवालों पर आप पकड़ नहीं, आंसर पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, वो टेक्निक नहीं अभी आपके डेवलप हो पा रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि सवालों पर समय स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए। ही इज़ अ फूल, ही इज़ अ नेफ, ध्यान से पढ़िए कि क्या होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ बच्चे 16 का बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, पर आप पढ़ते हैं आराम से। लिखा हुआ है ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेफ। इसमें देखा जाए तो एंड लगा हुआ है और यहाँ पर ए नेव भी लगा हुआ है। ए नेव का मतलब समझते हैं कि नेव एक नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर एंड से लगा हुआ है तो इसको कंपाउंड कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ही इज जो है ना वो मिसिंग है, ठीक है, और वैसे भी नाउन है। अगर इसको भी आप सोचे कि अरे चलो हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो अ नेफ। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो भी क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, ये भी है। एज वेल एज भी क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, ये भी है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से है, आपकी फेवरेट बुक ब्रेन मार्टिन से, तो उसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज द वेजेस इन इंडिया आर मीजर। इसमें क्या होगा बताइए। द वेजेस इन इंडिया आर मीगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत सोच समझ के आंसर देना। द वेजेस इन इंडिया आर, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें पहला आता है क्वाइट। इसका मीनिंग क्या होगा, क्वाइट का मतलब हुआ आपका, क्या हुआ, क्वाइट का मतलब हुआ बिल्कुल वाला, एब्सोल्युटली वाला, बिल्कुल वाला। और एक क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप, ठीक है।
बात समझ में आ गया। इसमें क्या क्विट, क्विट माने होता है शांत, वो वाला, अरे कीप क्वाइट, वो वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शांत वाला है, शांत चुप शांत वाला। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, ए ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 इज शी बिलोंग्स टू द 6th आर्मी। अब इसमें क्या आएगा बताइए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए बताइए, शी बिलोंग्स टू द 6th आर्मी, ठीक है। अब देखिए, यदि आप इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो ये जो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो क्या होती है इसमें। 18 का कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग ऑप्शन चूज। बट मैं आपको बता दूं, पहले में लिखा हुआ है क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, फसलें। फिर अगला लिखा हुआ है CORPS, क्रॉप्स माने होता है सैन्य टुकड़ी। क्या होता है, सैन्य टुकड़ी होता है। और एक अगला है कि CORPSE, कॉप्स, कॉप्स माने होता है डेड बॉडी, यानी मृत शरीर, डेड बॉडी। तो भैया वो मरी हुई आर्मी की नेता नहीं है, मतलब बिलोंग नहीं करती है, वो एक सैन्य टुकड़ी से बिलोंग करती है। सो आपको बी ऑप्शन यहाँ पर चूज करना चाहिए। ठीक है, हाँ, मुर्दे की आर्मी से नहीं, वो कुछ चुड़ैल नहीं है कि मुर्दे के आदमी से बिलोंग करती है कि वो छठ में मुर्दे की आर्मी, अरे भाई मुर्दे नहीं है। कॉप्स यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। CORPS, सैन्य टुकड़ी, ये भी मैंने कई बार पढ़ाया आप लोगों को, कई बार पढ़ाया है, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए इसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, यूज द राइट मार्क आफ्टर द सेंटेंस। क्या इस्तेमाल होगा बता दीजिए, है ना, ठीक है। हाँ, पता चुड़ैलो वाला हो ना, ऊ लाला हो जाए भी। चलिए बताइए, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, इसमें क्या होगा बता दीजिए ज़रा, ठीक है। एक जरा सा ई लगाया ना तो डेड बॉडी बन गया, बच के रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, ये जाहिर सी बात है कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप किस समय में लंच करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। ऐसा नहीं कि व्हाट को देखा तो आपको बस हमेशा यही लगेगा कि नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगेगा, ऐसा नहीं है। सवाल भी पूछ सकता है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट टाइम के बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब है, ठीक है, फिर आपका नाउन है। तो एक सवाल है, यहाँ पर एक पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, याद रखिएगा, है ना। कुछ बच्चे तो भावनाओं में बह जाते हैं, जानते हैं कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी उनको लगता है कुछ और लगा दे। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा बता दीजिए। चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून राक्षी, आंसर द क्वेश्चन नंबर 20, ही थिंक्स मच फॉर सेल्फ, इसका क्या होगा बताइए। यहाँ पर सेल्फ भैया क्या है बता दीजिए। चलिए, है ना, सेशन को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे ना, अगर मुझे अच्छे इसमें व्यूज नहीं मिले, मैं ये सेशन नहीं लेके आऊँगा दोबारा, याद रखिएगा। मेहनत का फल नहीं मिला तो मेहनत बेकार है, कोई भी हो, सबके पास में लिमिटेड टाइम है, समझ में आया। हाँ बिल्कुल, रेनू सिंह बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है ना, बढ़िया। ही थिंक्स मच फॉर सेल्फ, देखिए जो सेल्फ होता है ना, मैं आपको सेल्फ के बारे में एक बात बता दूं। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ, है ना, फिर मैंने कहा योर सेल्फ, है ना, फिर मैंने कहा हिम सेल्फ। अगर ऐसे सेल्फ होता है तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्रोनाउन। क्या होता है, वो होता है प्रोनाउन होता है। और जब ऐसे सेल्फ होता है तो वो होता है नाउन, याद रखिएगा। जब आपका सेल्फ अकेले होगा तो वो नाउन होगा, और जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ये सब होगा तो आपको पता है कि वो क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं। और यूज के अकॉर्डिंग वो इम्फैटिक प्रोनाउन भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो द राइट ऑप्शन इज ए, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए।
चलिए प्रणाम संजीव जी, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज प्लेंटी ऑफ बुक्स डोनेटेड टू द लाइब्रेरी बाय हिम। इसमें क्या होगा बताइए, है ना। चलिए देखिए, है ना। हाँ, इसमें विच नाउन का कोई जवाब नहीं है एक तरह से, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, हर नाउन का कोई आंसर नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो आप इसको कॉमन कह दीजिए, क्योंकि किसी को भी कहा जा सकता है सेल्फ। कोई मतलब कोई भी अपने आप को कह सकता है, इसका कोई नाम नहीं होता, हर नाउन का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ कोई नाम नहीं है। अब जब अनसर्टेन है तो क्या कहेंगे उसको, आप बताइए। मटेरियल कह नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट कह नहीं सकते, क्योंकि कोई फीलिंग तो है नहीं है। प्रॉपर कह नहीं सकते, कलेक्टिव कह नहीं सकते, तो कॉमन ही बचता है फिर, है ना। देखिए यहाँ पर बात को समझते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लेंटी ऑफ बुक्स डोनेटेड टू द लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा कि प्लेंटी ऑफ बुक्स जो है, बुक्स, अच्छा ये बताइए, अगर आप यहाँ पर हैव लगाएंगे उसका सेंस क्या निकल के आएगा कि बुक्स ने डोनेट किया है, ये सेंस। तो बुक्स ने डोनेट नहीं किया है, बल्कि बुक्स को डोनेट किया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन रिसीव हो रहा है। जब एक्शन रिसीव होता है तो पैसिव बनता है। हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी नहीं, कि उनको लगता है कि हैव और हैड होगा या हैज़ हो जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, लेकिन जब पैसिव में होता है तब आपको पता है कि क्या लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब लगेगा, ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। ना बी होगा ना सी होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव, बुक्स को डोनेट किया गया था लाइब्रेरी में उसके द्वारा। ठीक है, सो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सिंपल फंडा। ठीक है, एक्शन कहाँ रिसीव हो रहा है, कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ब्रोक इन टुडे। इसमें क्या इस्तेमाल होगा बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां करेंगे सीखेंगे, है ना। और जिन्होंने डिटेल, डीप और डिटेल में पढ़ा है, उनसे तो मैं गलतियों की उम्मीद नहीं करूंगा ज़्यादा। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ब्रोकन टुडे। अब देखिए यहाँ पर अ पेयर ऑफ लग गया। वैसे स्पेक्टिकल्स जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है, स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर अ पेयर ऑफ लग गया है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, मतलब कि बात हो रही प्रेजेंट टाइम की, तो वॉज लगाएंगे नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर लगेगा नहीं, बी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टुडे लगा हुआ है ना, टुडे की वजह से बात हो रही प्रेजेंट टाइम की, तो यहाँ पर वॉज लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, वॉज नहीं लगाएंगे, बाकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा वो बताइएगा। लिखा हुआ है ही विल गो देयर टुमारो। यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो बताएं। ही विल गो देयर टुमारो, इसमें क्या आएगा, ऑन लगाएंगे, फॉल लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हो ही विल गो देयर टुमारो। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल कर देंगे। पहली बात तो फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, और ऑन लगता नहीं है, क्योंकि ये कोई दिन का नाम थोड़ी है। हाँ, अगर मंडे लिखा होता, ट्यूसडे लिखा होता तो समझ में आता। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ई ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव वाला सही होगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें किसी भी तरह के प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, याद रखिए। फ्रॉम का इस्तेमाल भी कब करेंगे, जब फ्यूचर का हो, मतलब। ठीक है, बात ये है ना कि ही विल गो देयर टुमारो, फ्रॉम टुमारो, यहाँ पर सिर्फ टुमारो लिख दीजिए, आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है।
या आप फ्रॉम लगा भी देंगे तो ठीक हो सकता है वो भी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सिंस की जगह पर फ्रॉम आता है, जो कि परफेक्ट में आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, वो भी फ्यूचर में, है ना। फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलते आई विल गो टुमारो, इसमें कोई सेंस थोड़ी लगेगा, ये फॉर थोड़ी लगेगा, ये फ्रॉम नहीं लगेगा, सिंपल है। सिनोनिम ऑफ एवर, एवर का क्या होगा बताइए। एवर का यहाँ पर क्या होगा, असर्ट होगा, स्टेट होगा, अफर्म होगा, या यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव, या क्या होगा बताइए। अब देखिए अवर का मतलब होता है किसी बात को कहना, ठीक है, वो भी बड़ी दृढ़ता से कहना, यानी कि असर्ट करना, स्टेट करना, अफर्म करना। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। असर्ट माने भी कहना, स्टेट के तो कई मतलब होते हैं, आपको भी पता है। स्टेट माने कहना भी होता है, स्टेट माने राज्य भी होता है, स्टेट माने दशा भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी फिलहाल सही है, यहाँ पर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 के इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 इज एंटोनिम ऑफ अडॉर्न। अडॉर्न का क्या होगा बताइए। ठीक है, एंटोनिम ऑफ अडॉर्न। वो कैब भी अच्छे से पढ़ाइए, इसमें क्या होगा बताइए। देखिए अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, ठीक है। डेकोरेट माने सजाना होता है, इम्बैलिश माने भी सजाना होता है ना। डिसफिगर माने होता है बिगाड़ना, क्या होता है, बिगाड़ना होता है। तो उसमें सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एंटोनिम पूछा है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, नहीं अभी क्वेश्चन ज़्यादा है, ये मैराथन क्लास है बेटा, आज मैं मैराथन ले रहा हूँ। डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम मिल गया तो ले लिया, ठीक है। क्योंकि आज मेरी जगह पर किसी और ने घर का काम कर दिया, तो मैं बच गया मेरा टाइम, तो मैंने मैराथन बना दी। टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वही 25-30 क्वेश्चन। बस पढ़िए, जितना पढ़ाया जाए पूरे मनोयोग से पढ़िएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सही स्पेलिंग है ये वाली, हायरार्की, HIE हाई, फिर RAR, ठीक है, रारकी CHY। हायरार्की माने क्या होता है, तानाशाही वाला, महंतशाही। तो उसमें क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। में क्या होगा बता दीजिएगा। हमेशा पूरा ध्यान जब पढ़ाई किया कीजिए, तो आप लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सेपरेट की स्पेलिंग होगी ये वाला, है ना। मैंने कई बार पढ़ाया, ऐसे लिखा कीजिए सेपारेट, तो याद रहेगा। वरना अक्सर डाउट होता है कि क्या SEPE होगा कि SAPE होगा, ऐसे डाउट बना रहता है। बट डाउट कभी नहीं होगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, सेपा पढ़िए, सेपारेट, सेपारेट ऐसे पढ़िए, हमेशा याद रहेगा। और वैसे बोलिए, बोलने के लिए तो आप सेपरेट बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राइट ऑप्शन सेपरेट यानी कि अलग, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, सो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हमें बच्चों जैसे काम करना पड़ते हैं ताकि हमें चीज़ अच्छे से याद रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years। इसमें क्या होगा, वंस इन 2 years, इसका क्या होगा बता दीजिए। तो लोग TGT PGT की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो मैं स्क्रीन पे नंबर पोस्ट कर दे रहा हूँ, उस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। TGT की तैयारी में, PGT में बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा, और आपको साथ में PDF नोट्स भी मिलते हैं। ये नंबर है 9889292697। बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है हमारा समर। अब देखिए दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, इसके लिए आप यूज़ कीजिएगा बाइनियल। क्या यूज़ करेंगे, बाइनियल।
ठीक है। बाइब्ड का मतलब होते हैं दो पाया, जिसके दो पैर होते हैं उसको बोलते हैं बाइब्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ बाई सेंटिनेलियन, जब सेंटी वर्ड लग जाता है तो वो 100 के लिए दिखाता है, ऊपर से बाई लगा हुआ है, मतलब जो 200 साल में एक बार होता है उसको हम बोलते हैं बाई सेंटिनेलियन। ठीक है। और जो 2 साल में होता है उसको हम बोलते हैं बैनियल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है। बहुत सोच समझ के आंसर करना है एग्जाम में। कभी पिछली बार तो उसने नन ऑफ द अबव में पूछ लिया था, है ना, तो कभी कभी चारों ऑप्शंस रॉन्ग हो सकते हैं और नन ऑफ द अबव भी चुनना पड़ सकता है, तो यू मस्ट बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 29 इज, आई वार्नड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। का क्या होगा बता दी। आज क्वेश्चंस हैं 40। ठीक है, आज 40 क्वेश्चंस हैं। चलिए बेटा बता दीजिए इसमें क्या होगा। अब देखिए उल्टा सवालों में बहुत चीज़ें आपको बारीकी से देखनी होती। जैसे कि यदि आप देखेंगे पहली बात तो यहाँ कुड है, तो कुड है तो सब जगह पर कैन दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप देखिए, आप थोड़ा यहाँ से भी देख सकते हैं, हर लिखा हुआ है। हर कब होगा? जब योर लिखा होगा, क्योंकि जब योर होगा तो उसका असर हर पर पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हर हो जाएगा। माई का असर नहीं पड़ेगा, अगर माई का पड़ता तो यहाँ पर माई होता, सो ये रॉन्ग, हर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। आप लोगों ने एकदम सही बताया है, इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 इज, द टीचर सेड गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया। इसका क्या होगा बताइए। अब देखिए लिखा हुआ है गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये बात तो फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट के टेंसेस को हम चेंज नहीं करते हैं, तो वॉज का वॉज ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है, और ये दो तो रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सेड, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सेज कैसे हो गया? गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात सच है कि गांधी जी इंडिया में पैदा हुए थे, फिर भी हैड बीन लगा रहे हैं आप, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंसेस को हम चेंज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए मज़ा आ रहा है तो मुस्कुरा दीजिए एक बार ज़रा। बिल्कुल आपके बिहार के बीपीएससी पैटर्न पर पूछा है मैंने, इस तरह के सवाल भी आपके बिहार वाले पूछते हैं, है ना, तो एक स्माइली तो बनती है, एक फ्लावर भी बनता है। नहीं बनता है बताइए? अच्छा, आपको पता है एक्चुअली में, है ना, इतनी थकावट के बाद जब आपकी मुस्कुराहट मिलती है ना, मज़ा तभी आता है ना। एक बार मुस्कुरा दीजिए बढ़िया से। अब देखिए क्वेश्चन में 31, स्वीट हार्ट। ठीक है, तो स्वीट हार्ट का क्या हो जाएगा बताइए। देखिए स्वीट हार्ट में यदि आप गौर करेंगे, इसमें स्वीट, फिर बाद में हार्ट, ये तो नाउन होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, तो इसमें क्या होगा? एडजेक्टिव लगा दीजिए। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए एकदम बढ़िया अपनी स्माइली से, भर दीजिए, आज देखना है। यस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इज दैट क्लियर? ओके ओके। देखिए वर्ड भी कितना अच्छा आया, स्वीट हार्ट, हिंदी में बोलूँ तो बाबू सोना। ठीक है, चलिए आपके मन का ले आया, है ना, अब तो मुस्कुराहट बनती है, लिखला के हंस देंगे मनी मन। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, आउटकम, रावण वाली हंसी की तो बात ही दूसरी बात, हंसता तो रावण ही गजब का था। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सुनील जी। चलिए इसमें क्या होगा बताइए।
आउटकम का क्या होगा, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए आउटकम को यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। आउटकम है ना, तो इसको आउट को क्या माना गया है, एडवर्ब, और कम को माना गया है वर्ब। इसमें क्या होगा, एडवर्ब प्लस वर्ब। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर एकदम हो जाएगा सिंपल। तो एडवर्ब प्लस वर्ब। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा वो बताइएगा। 33 है कि शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर कैसे होगा बताइए। साइलेंट लिस्टनर कैसे नहीं, रेलन मार्टिन उठाइए पढ़िए, में कैसा क्यों का जवाब नहीं है। फिर मैं कुछ और बताऊंगा, बीपीएससी कुछ और मान लेगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर जी इनका तो अलग ही चलता है ना। अभी भी बहुत क्वेश्चंस पे विवाद है। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, याद रखिएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। और वैसे भी जो स्वीट वर्ड होता है ना, इसका इस्तेमाल तो एडजेक्टिव के लिए किया जाता है ना। जैसे मैं कह दूँ शी हैज़ अ स्वीट वॉइस, सी हैज़, है ना, सी हैज़, है ना, स्वीट वॉइस मैंने मान लीजिए कह दिया, तो यहाँ पर स्वीट क्या होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। इस तरह से भी हम देख लिया करते हैं यूज़ करके भी। चलिए आज बच्चे परेशान, देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन है। 40 में ये हाल है, सवाल हो रहे हैं। अभी मैं 80 लेके आऊँगा तो बच्चे कहेंगे और कितने, इस सवालों को मुझे बहुत देर तक फेस करना पड़ेगा ये सबसे अच्छा होता है छोटा सेशन, क्योंकि मोस्टली बिजी लोग हैं, फैमिली वाले लोग बहुत लंबा नहीं झेल सकते, कुछ ही बच्चे झेल सकते हैं बस। ही रोट अ लेटर, तो लिखा हुआ है मेक द वर्ब इन ट्रांजिटिव। नहीं रुकिएगा ज़रा, अच्छा चलिए इसमें आ गया तो बता दी। ही रोट अ लेटर, मेक द वर्ब इन ट्रांजिटिव, इसमें क्या होगा बता दीजिए। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पर सवाल में क्या है ना, कि रिटर्न के बाद में वर्ब आ रही है, मतलब सॉरी रिटर्न के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, नाउन आ रहा है, सो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ही वॉज रिटन, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ही को नहीं लिखा गया है, ठीक है, पैसिव नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रिटर्न के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सही हो सकता है आपका, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए लेटर वॉज रिटन, देखिए वर्ब के बाद में जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब आपकी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। और जब वर्ब के बाद में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, रूल तो यही होता है। अब बच्चे बोलते हैं सर जी बीपीएससी वालों ने ये मान ली, अब बताइए। मैं कहता हूँ कि अगर वो जो कुछ भी मान रहे हैं वो बुक में दिखा दीजिए मुझे, बस किसी भी बुक में उठा करके कोई भी ग्रामर की बुक दिखा दीजिए, तो हम भी उस गलती को सुधार लेंगे कि चलो ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। लेकिन अगर वो बिल्कुल हटके मानेंगे तो भाई वो केवल इसलिए कि आप मुकदमा लड़ो, बस। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार फिर से रिपीट हो गया है। लिखा कि विच सेंटेंस हैज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये वही 34 क्वेश्चन से एक बार और रिपीट हो गया है। इसमें क्या होगा बताइए। एडजेक्टिव के पहले ए एन नहीं आता है ना। हाँ एडजेक्टिव के पहले अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो आपको ए एन नहीं लगाना है। अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन मौजूद है तो आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, चलिए ओम कुमार यादव जी, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा इंट्रांजिटिव वाला है, तो देखिए रोड के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा। और ये आपका लिखा हुआ है कि ही राइट्स ब्यूटीफुली, ये आपका इंट्रांजिटिव है, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, बल्कि क्या आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सो ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो द राइट ऑप्शन इज बी, यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा। ही इज कैलस द सफरिंग ऑफ अदर्स, इसमें क्या होगा बताइए। है ना, बहुत लंबे लंबे सेशंस मैं देखता हूँ बेटा, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, बहुत टीचर्स आते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके 100 200 क्वेश्चंस बना के लाते हैं। 12 12 घंटे की मैराथन लेकर के आते हैं। 12 12 घंटे की मैराथन में
50 लोग भी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वीडियोस बाद में बहुत चलेंगी। और हमको लगता है कि बच्चा जो सीखे तुरंत सीखे, बात के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी है ना। तो ही इज़ कैलस, कैलस के बाद में टू का लगाएंगे यूज़, क्या लगाएंगे, टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ही इज़ कैलस टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। बी, कैलस का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। नहीं संजीव जी, मेरे यहाँ मैं ग्रामर अकेले पढ़ाता हूँ, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो लिटरेचर नहीं चलता है मेरे यहाँ, ओनली ग्रामर चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा बताइए, है ना। ही इज गिफ्टेड अ वंडरफुली स्वीट वॉइस, है वंडरफुली। इसमें क्या होगा बताइए, ही इज गिफ्टेड अ वंडरफुल स्वीट वॉइस, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है गिफ्टेड के साथ में विथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर विथ का इस्तेमाल होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। 36 में क्या होगा, हिज गिफ्टेड विथ। मेरे पास में पेपर नहीं है, D++ पेपर दे दीजिए बढ़िया से, साफ साफ प्रिंट में, तो मैं कुछ सोच, है ना। पेपर नहीं है, मिल भी नहीं रहे जल्दी, कहीं मिलते भी नहीं है। और एक बार पेपर ढूंढने के चक्कर में वेबसाइट में मेरा कंप्यूटर हैक हो गया था, पता भी होगा। ही नेवर डज एनी थिंग दैट इज स्लीप। तो दैट इज स्लीप ये क्या है, चलिए बताइए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही नेवर डज एनी थिंग दैट इज स्लीप। तो ये दैट इज स्लीप किसके लिए आया हुआ है, ही नेवर डज एनीथिंग। दैट किसको रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, एनीथिंग को, है ना। अब आपको पता भी है कि दैट रिलेट कर रहा है इसको, मैंने ये नियम पढ़ाया भी आपको। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जब कोई रिलेट करता है इसको अपने एंटीसीडेंट को, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। सो आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 इज ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न। इसमें क्या होगा बताइए ज़रा। इसमें क्या होगा, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न। देखिए, है ना, अब सोचना, अब समझना पड़ेगा कि वेयर वाला क्लॉज नहीं पूछा मैंने पूछा है मेन वाला क्लॉज। तो मेन क्लॉज का आंसर दीजिए। इसी को कहते हैं जज्बातों में बह जाना, क्योंकि हमने यही रट्टा, हमने दिमाग में बैठा लिया कि क्लॉज या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। लेकिन ये भी तो पढ़ाया जाता है कि एक मेन क्लॉज भी होता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए तो एग्ज़ाम वाले आपकी भावनाओं से खेल जाते हैं, क्योंकि आप भावनाओं में बह कर के आंसर बहुत करते हैं। ये वाला क्लॉज जब पूछा जाएगा तब, यानी कि जो क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, जब वो पूछा जाए तभी आपको आंसर करना है कि वो नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल हो रही है मेन क्लॉज की, तो फिर मेन क्लॉज आंसर दीजिए, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा, आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट। तो ये ऑन द ब्रिज क्या है वो बता दीजिए। हाँ वही करो, जज्बाती नहीं होना है। एग्जाम में सूझबूझ, देखिए एग्जाम में वो खाली आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, एग्जाम में आपके कॉमन सेंस की भी परीक्षा होती है, एग्जाम में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी परीक्षा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं बट आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आपके पास में लॉजिकल अप्रोच करने का तरीका नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते कोई भी लड़ाई। के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ भैया, तो ऑन द ब्रिज, ये जो है ना, ये वेयर का आंसर है। जो वेयर का आंसर होता है वो आपको पता है ना क्या होता है, एडवर्ब होता है। और चूंकि इसमें 3 शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 इज
आई नो द मैन स्टोल द बाइक, ठीक है। और अभी आप जाइएगा मत, आप लोगों से एक ज़रूरी बात भी करनी है, ठीक है। हाँ, एक ज़रूरी बात करनी थी कि वो बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं सभी लोग, उसके लिए भी मैंने सोचा कि पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद में वो चीज़ें। देखिए लिखा आई नो द मैन स्टोल द बाइक। अब देखिए इसमें क्या है ना कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कई बार, ठीक है। डेली का मैं गारंटी नहीं दे सकता साइलेंट लिसनर, डेली कोई गारंटी नहीं है। आज अगर आपको 40 क्वेश्चंस का सेशन मिल गया है तो उसको बस अटेंड कर लीजिए, कल का कल देखा जाएगा, ठीक है। मैं डेली की कोई गारंटी, मुझे 40 करवाने का टाइम होता बेटा तो मैं बढ़िया बैच नहीं लॉन्च कर देता, आराम से वहाँ 50 का करा लेता, 10 और बढ़ाता आराम से। पॉसिबल नहीं हो पाता है थोड़ा। आई नो द मैन स्टोल द बाइक। मैन आपका क्या है, आपको पता है कि मैन यहाँ पर इंसान है, और इंसान के लिए हम आपको बताया भी था कि हु भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो फिर दैट भी लग सकता है, हु भी लग सकता है, तो डी लगाइए ना, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला लगाइए ना, ठीक है। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो भाई जब आपको बताया गया है कि आप इंसान के लिए भी हु लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, वस्तु के लिए आप विच लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा, डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो, याद रखिए, ठीक है। जब आपके पास में चूज़ करने का ऑप्शन है तो चूज़ कीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो ये आज का सेशन हो गया, 40 सेशंस हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, आपके फीडबैक भी मुझे मिलेंगे। अगर आप देखिए, है ना, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक देंगे तो टीचर भी मोटिवेटेड रहता है। और बाकी जो लोग डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट बैच यही चल रहा है फ़िलहाल पर, कि अभी पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और अभी बहुत पढ़ाने को बाकी है, ये बहुत पढ़ाने को। इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, 9889292697, ये सबसे बढ़िया, ठीक है। और ये 30 आप कभी भी ज्वाइन कीजिए, बट जो वैलिडिटी रहेगी ना वो 31 दिसंबर तक ही रहेगी, जितना लेट उतनी कम वैलिडिटी। चलिए, बात समझ में आ गई, है ना। हाँ, तो बिहार का पेपर बहुत टफ नहीं आता है, बस मोर देन वाला ऑप्शन जो होता है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एकदम दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको सारे ऑप्शंस को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। सबको ध्यान से समझना है, रूल्स की कसौटी पर देखना है, खरा उतारना है। और एक बात आपसे ये कहनी थी कि बहुत से बच्चे, हाँ वो बिल्कुल बात ये बताने वाला था कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं गुरुजी पब्लिक क्लास की पीडीएफ नहीं मिला करती है, उसके लिए कुछ सोचिए। तो मैंने कहा कि उसमें तो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, पीडीएफ को कन्वर्ट करना भी बहुत, एक उसमें करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चे कह रहे थे, तो मैं एक बार फिर से मेंबरशिप स्कीम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रहेगी उस, और आपको क्या होगा कि उसमें जो भी डेली क्लासेस होंगी उस डेली क्लास की आपको पीडीएफ मिला करेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। तो आप लोग उस, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपको पब्लिक क्लास की पीडीएफ मिले के पास में हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी, वो आपकी पूर्णतः इच्छा पर डिपेंड करेगा कि आपको वो चीज़ लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। हाँ, पब्लिक क्लास की पीडीएफ जो मैं जो कुछ भी डेली पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और बाकी चलिए फिर ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी, है ना, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे थे वही वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सबके लिए कोई ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा पर है। टाइम बचाना होता है, जैसे दोपहर वाली क्लास, वो सारी चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।